गाइज, वेलकम बैक टू द मिशन सरकारी अड्डा। आप सभी रसगुल्ला एवं रसगुल्लियों को मिशन सरकारी अड्डा में स्वागत करते हैं। चलिए आप लोग फटाफट से शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करवाएं और उसके बाद पढ़ाई करने में बैठ जाए। आपको जो बताया बेवफा सीरीज जो चल रहा है, बेवफा सीरीज में आप लोगों को स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताया जा रहा है और आप लोग भी देख ही रहे होंगे कल की क्लास में कितना बेहतरीन तरीका से बेहतरीन अंदाज से क्लास चला था। तो आज हम आप लोगों को पॉलिटी से फिर स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में जो है एक्ट 1935 के अधिनियम के अनुसार उसका ऋणी माना जाता है भारत की संविधान। उसमें 60% जो है संविधान एक्ट 1935 से लिया गया है। बाद में एक्ट 1935 क्या था, वह अंग्रेज का ही मतलब था, शासन चलता था इंडिया में। उससे 60%, बाद में जो 40% बचा वह जो है कौन कौन देश से लिया गया है और उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी। अगर हम बात करें संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली जो है और एकल नागरिकता जो है वो कहाँ से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है। अगर हम वही बात करें क्या बोलते हैं मौलिक अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, तो वह अमेरिका से लिया गया है। अगर हम बात करें संविधान संशोधन जो करते हैं वो कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया। प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना भाषा समृद्धि सूची कहाँ से लिया गया है, तो वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व उसके बाद जो है राज्यसभा में विशेष लोगों का मनोनयन कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। उसी तरह से आपको सभी बात बताएंगे। आप लोग पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सभी को लिख देते हैं और उसके बाद आप लोग भी नोट कर लीजिएगा क्या, या फिर बोल के छोड़ दें। चलिए देखते हैं संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय प्रणाली चलिए संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से, इंग्लैंड से लिया गया है। अगर वही बात करें एकल नागरिकता वो भी इंग्लैंड से लिया गया है। और बात करें हम मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो बताइए आप लोग। उसके बाद अगर हम बात करें स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, बताइए आप लोग। चलिए अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य, यहाँ पे मूल अधिकार होगा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो आप लोग मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ये भी अमेरिका से लिया गया है। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस से लिया गया है। क्लियर। उसके बाद जो है ये जो संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया मेरे दोस्त, यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है। साउथ और हिंदी में लिखते हैं, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। उसके बाद संविधान संशोधन हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया, मूल अधिकार हो गया। और एक चीज और लिख दीजिए, नीति निर्देशक तत्व और विशेष लोगों का राज्यसभा में मनोनयन। पहले मिटा दें इसको। नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में विशेष लोगों का मनोनयन, नीति निर्देशक तत्व जो है आपको आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद विशेष राज्यसभा में विशेष लोगों का मनोनयन भी आयरलैंड से लिया गया। क्लियर नो।
और अगर आप बात करें क्या बोलते हैं विधिक सर्वस्वता, विधि की सर्वस्वता कहां से लिया गया है? विधि की सर्वस्वता, विधि की सर्वस्वता कहां से लिया गया है? यह जापान से लिया गया है, जापान से। उसी के बाद अगर हम बात करें दोस्त क्या बोलते हैं संविधान प्रणाली ना, गणतंत्रीय प्रणाली, गणतंत्रीय प्रणाली कहां से लिया गया है? तो यह जो है गणतंत्रीय प्रणाली आपको कहां से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। गणतंत्रीय प्रणाली कहां से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, राज्यसभा के विदेश लोगों का मनोनयन आयरलैंड, विधि की सर्वोच्चता जापान, गणतंत्रीय प्रणाली फ्रांस से। नोट कीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं। चलिए, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार यहाँ लिख, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार बताइए आप लोग। आपातकालीन अधिकार कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया? कौन सा देश से लिया गया है राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार? कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया, जर्मनी से। अगर हम बात करें संघ सूची, संघीय प्रणाली, संघ सूची एवं राष्ट्र सूची कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया है। क्लियर नो? अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें, आपको बताए थे मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, बताइए आप कमेंट करके। मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। वही मौलिक अधिकार की बात करें तो वह अमेरिका से लिया गया है। क्लियर नो? चलिए, इसके बाद जो है हम पॉलिटी का जो मतलब स्टैटिक जीके जो आप लोग के लिए ला रहे हैं, पॉलिटी खत्म हो गया। उसके पॉलिटी का टॉपिक खत्म करके अब जो है बायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी में आप लोग को कल बताए थे ब्लड, ब्लड के पीएच मान से बताए थे, क्षारीय होता है ऐसा बताए थे। आज जो है आपको बताएंगे कि आरबीसी के बारे में, क्या आरबीसी में कितना परसेंट, और प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा में कितना परसेंट जल सब पाया जाता है। पहले इसको इरेज कर दिया जाए, ठीक ना। चलिए, आज हम रक्त प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। क्या है रक्त प्लाज्मा? रक्त प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा जो है रक्त प्लाज्मा जो आपको बताए थे कल, ब्लड का पार्ट्स जिसमें आपको प्लाज्मा और रुधिर कण बताए थे। प्लाज्मा में बताए थे कि इसमें जो है क्या बोलते हैं 55 से 60% इसमें जल पाया जाता है। उसी तरह से आपको उसमें बताए थे और क्या बोलते हैं रुधिकाणु में 40 से 50% बताए थे, 40 से 60% उसमें पाया जाता है। तो चलिए, आज प्लाज्मा के बारे में बताते हैं। प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा जो है शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसमें जो है 90% जल पाया जाता है, 90% जो है जल पाया जाता है। क्लियर? बाद बाकी जो 10% होता है इसमें जो है आप लोगों को प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें कि आप लोग पढ़े होंगे। इसमें जो 10% में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन वह है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन और उसके बाद जो है प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन मतलब प्रोटीन जो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। और जो मतलब रक्त प्लाज्मा में 90% जल, बाद बाकी जो 10% होता है उसमें प्रोथ्रोम्बिन और क्या बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर के लिए होता है। हम अगर बात करें प्लाज्मा के, प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। और अगर एक चीज और जान लीजिए, सीरम क्या होता है पता है आपको? सीरम में क्या होता है दोस्त, जब हम प्लाज्मा को मतलब इसमें प्लाज्मा है उसमें से अगर हम फाइब्रिनोजेन को निकाल लेते हैं, जब हम फाइब्रिनोजेन को
निकाल लेते हैं, जो बचता है बाद बाकी जो बचता है फाइब्रिनोजेन को निकालने के बाद जितना जो भी प्रोटीन और बचता है उसे हम सीरम बोलते हैं। वह हल्का पीला रंग का होता है। उसके बाद जो है हल्का पीला रंग का होता है। डॉक्टर जी जो ब्लड लेते हैं अपना लोग से, रोगी से, वह जो है क्या चीज चेक करते हैं, उसमें से फाइब्रिनोजेन और प्रोटीन को निकाल देते हैं। बाद बाकी जो बचता है उसे सीरम कहते हैं। उसी का चेक करके आपको बताते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। ठीक ना। चलिए सीरम के बारे में बताएं आपको। सीरम क्या होता है? सीरम जो है जब जो प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, जो प्रोटीन होता है, इसमें से जब हम ब्लड में से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल लेते हैं, तो बाद बचा सीरम कहलाता है। क्लियर। सीरम जब रोगी डॉक्टर जी जब ब्लड लेते हैं, डॉक्टर साहब जब ब्लड लेते हैं तो सीरम को ही चेक करके पता करता है। सीरम को ही चेक करते हैं रोग पता करने के लिए अगर हम बात करें, यह सीरम जो है दिख रहा है ना, सीरम जो है हल्का पीले रंग का होता है, हल्का पीला रंग का होता है, सीरम जो हल्का पीले रंग का होता है। डॉक्टर साहब इसी का यूज करता है जब हम ब्लड से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल लेते हैं। बाद बाकी बचा जो भाग होता है उसे सीरम कहते हैं। क्लियर नो। और अगर हम बात करें रक्त प्लाज्मा जो 90% जल पाया जाता है, 10% प्रोटीन और फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है। यही फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है दोस्त मेरे, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो है आप लोग को ब्लड थक्का बनाने का काम करता है। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है। ब्लड थक्का बनाने का काम करता है। ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है। क्लियर नो। ठीक है दोस्त, अब स्टार्ट करते हैं। आप ये जो फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन ही प्रोटीन है जो कि ब्लड को थक्का बनाने का काम करता है। क्लियर नो। अब जो स्टार्ट करते हैं मेरे डियर फ्रेंड्स, मेरे रसगुल्ला है रसगुल्लियाँ। अब स्टार्ट करते हैं। आप रुधिकाणु को बताए थे, कॉर्पसल इंग्लिश में बोलते हैं। कॉर्पसल जो है 3 टाइप्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आपको ये भी बताए थे कल की क्लास में, आरबीसी को क्या कहा जाता है। आरबीसी में जो है जो भी ब्लड होता है 90% ब्लड जो है इसमें रहता है, 99% ब्लड रहता है इसमें। 5 इसकी संख्या कितना आते हैं आरबीसी को पता है? इसकी संख्या जो है 5 मिलियन यानी कि 50 लाख होते हैं। और बता दें आरबीसी का एज जो होता है 120 दिन होता है। और क्या बताएं, आरबीसी जो है जब ये मरता है, डेथ करता है, तो वह कहाँ जाता है, एस्प्लिन में ही जो बनता है और एस्प्लिन में ही मरता है। और भ्रूण अवस्था में जब बच्चा रहता है तो उसको लीवर में बनता है और लीवर में ही मरता है। इसलिए एस्प्लिन को गर्भयार्ड भी कहा जाता है और कब्र भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, उसको मैं डिटेल कर देता हूँ। फिर कल बताएंगे डब्ल्यूबीसी और परसों बताएंगे प्लेटलेट्स के बारे में। ऐसे चलेगा टॉपिक, मजा आएगा ना। थोड़ा सा ही पढ़िए लेकिन 100% पढ़िए, ठीक है। चलिए रुधिकाणु के बारे में बताएंगे। क्या किसके बारे में? रुधिकाणु।
रुधिकाणु क्या बोलते हैं? कॉर्पसल, COR कॉर्पसल, PUSCLE कॉर्पसल, CORP कॉर्पसल, PUSCLE। ठीक है, चलिए कॉर्पसल के बारे में बताएंगे। आपको बताए थे कल, ये 3 टाइप से होता है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। आज हम आरबीसी के बारे में गहन अध्ययन करते हैं। आरबीसी जो रेड ब्लड कॉर्पसल जो है, आरबीसी के बारे में मैं बता दें, इसमें 99% ब्लड इसमें जो है 99% ब्लड पाया जाता है। 99% पाया जाता है। क्लियर नो? 99% ब्लड पाया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि रुधिकाणु का जो है कॉर्पसल के भाग में 99% जो आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी पाया जाता है। मेरा कहने का सेंस ये है, लैंग्वेज में थोड़ा गलती हो जाती है, कोई बात नहीं है। आप ध्यान में रखिए, आरबीसी जो है कॉर्पसल से रुधिकाणु के भाग में 99% आरबीसी पाया जाता है। और आरबीसी का बात करें, आरबीसी में ना ही केंद्रक होता है और ना ही क्या होता है, लाइसोसोम होता है। आरबीसी में ना ही केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और ना ही लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम होता है। ना ही केंद्रक होता है और ना ही लाइसोसोम होता है। रुकिए, हिल गया कैमरा। लाइसोसोम होता है। अगर हम बात करें आरबीसी में लोह की मात्रा ज्यादा पाया जाता है, इसलिए आरबीसी, एक बात और जान लीजिए, आरबीसी जो है, आरबीसी का एज जो होता है, आयु 120 दिन होता है। 120 दिन होता है। इसकी संख्या जो है, आरबीसी की जो संख्या होती है, आरबीसी की संख्या 5 मिलियन यानी 50 लाख होती है। 50 लाख होती है। आरबीसी में आरबीसी में लोह पाया जाता है। आरबीसी में आयरन पाया जाता है, यानी कि लोह पाया जाता है, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। जिसे दिख रहा है दोस्त, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन को HB से डिनोटेट करते हैं। कैपिटल H स्मॉल b से डिनोटेट करते हैं। क्लियर नो? उसके बाद जो है और बता दें हीमोग्लोबिन और आरबीसी के बारे में। आरबीसी में लोह पाया था। और आपको बता दें, हीमोग्लोबिन स्तर जो होता है पुरुष और मेल में कितना कितना होता है। पुरुष में जो है 149 मीटर प्रति 100 ml में होता है, 149 मिली प्रति 100 ml में। और वही वुमेन में जो है 139 मीटर प्रति 100 ml में स्तर होता है हीमोग्लोबिन का। ठीक है। और एक बात बता दें, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही एनीमिया नामक रोग होता है। चलिए वो भी लिख देते हैं। चलिए, आरबीसी का जो मुख्य कार्य है, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या पता है? आरबीसी का मुख्य कार्य CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन करना। CO2 एंड ऑक्सीजन का क्या करना?
CO2 एंड O2 का परिवहन करना। और बताएं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का स्तर पुरुष में, हीमोग्लोबिन का स्तर पुरुष में 149 ml 149 मीटर प्रति 100 ml होता है। वही हीमोग्लोबिन का स्तर महिला में 139 मीटर प्रति 100 ml में होता है, प्रति ml में होता है। एक चीज रिमार्क करके मेरे दोस्त लिख लेना, रिमार्क करके, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। हीमोग्लोबिन, या फिर इसको ऐसे भी हीमोग्लोबिन लिखते हैं मेरे दोस्त, इन्हें क्या ये भी गलत ना है, ऐसे भी चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए। हीमोग्लोबिन के कमी के कारण, हीमोग्लोबिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। कौन? एनीमिया, एनीमिया नामक रोग होता है। पूछता है दोस्त एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, रोग होता है। अगर हम बात करें आरबीसी का मुख्य कार्य CO2 और O2 का क्या करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। और अगर बात करें हीमोग्लोबिन का स्तर पुरुष में जो 149 मीटर प्रति 100 ml में, वही वुमेन में जो 139 मीटर प्रति 100 ml में होता है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। इसलिए सबसे ज्यादा मतलब सब कुछ मीडियम में होना चाहिए। आप ज्यादा ही मतलब सबसे ज्यादा जो हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। आपको पता है, ज्यादा पालक खाइएगा ज्यादा हीमोग्लोबिन बनेगा शरीर में, तो आपको जो है पथरी बन सकता है। इसलिए ऑक्सीलेट हार्मोन पाया जाता है, ऑक्सीलेट पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? पालक में। इसलिए हर चीज मतलब सिस्टम से खाना चाहिए, ना ही ज्यादा खाना चाहिए ना ही कम खाना चाहिए, एकदम एक जो है लेवल उस पर खाना चाहिए। क्लियर नो? चलिए अब आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ। उसके बाद जो है बायोलॉजी का खत्म करता हूँ। उसके बाद केमिस्ट्री पे लेकर आता हूँ। केमिस्ट्री में आपको बताए थे कल त्रिक पॉइंट में बताए थे, ठोस द्रव गैस तीनों एक ही अवस्था में रहता है। उसके बाद जो है आप लोगों के लिए मेरे डियर फ्रेंड्स आज जो बताएंगे, इसके बाद 3 अवस्था के बाद भी 2 अवस्था और है। कौन कौन है बता दें। तो बोस रासायनिक कंडक्शन 5वां अवस्था, और चौथा अवस्था जो है क्या था? प्लाज्मा की अवस्था। और प्लाज्मा की अवस्था में आपको पता होगा प्लाज्मा जो है उच्च ऊर्जाशील रहते हैं। इसमें जो है तापमान बहुत ही ज्यादा रहता है, जिसके कारण जो है सूर्य और तारा होते हैं। इसमें जो है इसका एग्जांपल हो गया सूर्य और तारा। एक बार ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा था कि 2523 टेम्परेचर किसके अनुरूप है? प्लाज्मा के अनुरूप है। क्लियर है? जबकि ज्यादा टेम्परेचर आ जाएगा, जैसे कि 205 टेम्परेचर जाएगा, तो हम क्या मारेंगे? एनी टाइम मारेंगे, प्लाज्मा अवस्था होगा। क्लियर नो? चलिए उसके बाद बोस-आइंस्टाइन कंडक्शन के बारे में बता दें। बोस-आइंस्टाइन कंडक्शन जो जी है, ये मतलब 5वां अवस्था, पदार्थ की 5वीं अवस्था को खोज किया। और बिहार के इंडियन वैज्ञानिक और ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक दोनों मिलकर क्या किया? बोस-आइंस्टाइन कंडक्शन 5वां अवस्था दिया था। उसके बाद चलिए उसको लिख देते हैं। उसके बाद फिर आते हैं आप लोगों की फिजिक्स की दुनिया में। चलिए आज जो है फिर बताते हैं आपको पदार्थ के चौथी और 5वीं अवस्था। 3 अवस्था तक तो बता दिए, ठोस द्रव गैस। चौथी अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा होता है। चौथी अवस्था पदार्थ की चौथी अवस्था, पदार्थ की अवस्था कौन? चौथी अवस्था। चौथी अवस्था कौन है? चौथी अवस्था चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था। और इस अवस्था के बारे में आपको बताएं कि प्लाज्मा अवस्था में जो है टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा, इसमें यह ऊर्जावान होता है। इसमें जो है उज्ज्वलित रहता है, ऊर्जा उज्ज्वलित रहते हैं, उज्ज्वलित रहते हैं। इसमें ऊर्जा उज्ज्वलित रहते हैं। इसका एग्जाम्पल तारा हो गया।
तारा, उसके बाद सूर्य हो गया। क्लियर नो, इसमें टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा रहता है। ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछ गया है दोस्त इसमें 2018 में, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा जब भी टेम्परेचर ज्यादा पूछे, बहुत ज्यादा पूछे, 500, 400, 247 ऐसे 280 प्लस पूछे, तो आप उस वहाँ क्या मारना है आपको, वहाँ पर डायरेक्ट आपको जो है प्लाज्मा अवस्था मारना है। क्लियर ना। उसके बाद एक अवस्था और है जिसे हम फिफ्थ अवस्था में जो है, फिफ्थ अवस्था क्या है पदार्थ का, फिफ्थ अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट, कंडेंसेट बीसी, इसको शॉर्टकट क्या बताए थे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हिंदी शॉर्टकट में बीसी बोलते हैं। और इंडिया के वैज्ञानिक बोस थे, आइंस्टीन साहब जो थे, दोनों मिलके जो है दोनों मिलके पश्चिमी अवस्था खोज किया था, जिसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। दोस्त अगर आपको केमिस्ट्री में पूछ देगा आपको प्लाज्मा अवस्था क्या आता है, प्लाज्मा अवस्था बहुत ही उज्ज्वलित होता है, बहुत ही उसमें टेम्परेचर हाई लेवल पर रहता है। एग्जांपल में सूर्य और तारा हो गया। उसके बाद प्लाज्मा अवस्था जो खोज किया बोस और आइंस्टीन साहब दोनों साइंटिस्ट मिलके, वो था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसका नाम दिया। तो चलिए दोस्तों, आज मैं फिर आगाज करता हूँ इसके बाद फिजिक्स का, और डेली आप लोगों को इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके जो रेलवे ग्रुप डी पूछता है वो सब क्वेश्चन डेली लाते रहूंगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मतलब शेयर करें, तभी तो मजा आएगा पढ़ाने के लिए। आज अवस्था पढ़ा दिए, अवस्था कल से स्टार्ट किया, आज खत्म किया। उसके बाद केमिस्ट्री हर टॉपिक को मैं लेके चलूंगा और ग्रुप डी तक आशा करता हूँ कि क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, तभी तो मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में कल हम बताए थे आपको प्रतिबिंब निकालने के लिए, प्रतिबिंब कैसे निकाला जाता है, दो समतल दर्पण के बीच का प्रतिबिंब। तो आपको बताए थे समांतर जब रहेगा, दो समतल दर्पण अगर समांतर में रहेगा तब कैसे निकालेंगे, उसका जो है इंफिनिटी हो जाता है, क्योंकि उसका जो एंगल 0 हो जाता है। चलिए अब आज जो बताएंगे आपको पेरिस्कोप के बारे में बताएंगे। पेरिस्कोप क्या होता है, पेरिस्कोप जो है हाई दूरी को, हाई ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। पेरिस्कोप पनडुब्बियां देखने के लिए, ऊंचाई को देखने के लिए किया जाता है। इसमें जो है पेरिस्कोप जो है आपको परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। और इसके बाद बताएंगे आपको दर्पण। बोलिए दर्पण क्या होता है। चलिए पहले पेरिस्कोप के बारे में जानिए। पेरिस्कोप क्या होता है मेरे दोस्त। पेरिस्कोप जो है यह परावर्तन के अनुरूप चलता है, परावर्तन के अनुरूप चलता है, अनुरूप पर काम करता है, कार्य करता है। यह 45 डिग्री पर समतल दर्पण लगा हुआ रहता है, समतल दर्पण लगा हुआ रहता है। और अगर हम बात करें पनडुब्बियां जो है सतह से ऊंचाई देखने के लिए करता है। दिख रहा है दोस्त, मार्कर में इंक डाल लिया जाए। इंक खत्म हो गया है दोस्त। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तभी तो मजा आएगा। मजा आने का क्या रुतबा है यार। पढ़ाई इतना मेहनत से शिद्दत से करो कि तुम जहां बैठो वहीं तुम्हारा सिंहासन हो। पढ़ाई इतना शिद्दत से करो, तुम जहां बैठो वहीं तुम्हारा सिंहासन हो। अरे पड़ोसी को जलने दो और जल के खाक हो जाएंगे, और उसके सामने तब जब तुम डीजे बजाओगे एक सफल इंसान बन, कितना मजा आएगा उस समय। इसलिए दोस्त बुरा समय
सबका आता है, अच्छा समय भी सबका आता है। इसीलिए अपना काम करते रहो, परवाह मत करो क्या होगा लाइफ में। जहां तक दिखता है तुम्हें, जहां तक दिखता है तुम्हें, वहां तक तुम मेहनत करके तो देख, जब पहुंचेगा वहां तो सामने रास्ता खुल जाएगा। क्या करना है तुम्हें, चलिए शिद्दत के साथ लेकिन लगे रहो। चलिए कहाँ थे, पृथ्वी सतह से ऊपर ऊंचाई देखने के लिए किसका पेरिस्कोप का यूज करता है। उसके बाद अधिक ऊंचाई के करने देखने के लिए, अधिक ऊंचाई देखने के लिए किसका यूज करते हैं, पेरिस्कोप का यूज करते हैं। क्लियर नो। अब जो आप लोगों को बताते हैं एक चीज और जान लीजिए, दर्पण जो हम लोग देखते हैं, दर्पण के पीछे जो कलाई किया जाता है, राइट साइड कलाई किया जाता है, क्योंकि रोशनी जो है, प्रकाश जो है एनी टाइम किधर से आता है, लेफ्ट साइड से आता है। तो राइट साइड जो कलाई किया जाता है वो किसका किया जाता है, AGBR का। किसका किया जाता है, AGBR का किया जाता है। AGBR का जो है कलाई किया जाता है। क्लियर नो। चलिए हम आपको बताते हैं अब दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है, पहले इसको मिटा लिया। चलिए गोलीय दर्पण के बारे में बताते हैं आपको। गोलीय दर्पण क्या बताएंगे, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या होता है मेरे दोस्त। यह जो है किसी दर्पण का भाग होता है, किसी दर्पण का भाग होता है, यह किसी दर्पण का भाग होता है। गोलीय दर्पण जो किसी दर्पण का भाग होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। यह है दो गोलीय दर्पण जो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपको अवतल, अवतल दर्पण, एक होता है आपको उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अगर हम बात करें अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जो है धसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण ऐसे बनाया जाता है, देखिए देख लीजिए, एक गोला भाग है उसी को काटा जाता है। एक गोला भाग जो गोलीय दर्पण है इसको काटा जाता है। एक भाग जो होता है अवतल दर्पण होता है। क्लियर नो, दिख रहा है ना। अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में जो होता है धसा हुआ रहता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, धसा हुआ भाग होता है। अवतल दर्पण में धसा हुआ रहता है। वही अगर हम बात करें, इधर लेफ्ट होता है, लेफ्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। वस्तु को एनी टाइम लेफ्ट साइड ही रखा जाता है, भी याद रखना है आप लोगों को। ये लेफ्ट साइड हुआ, लेफ्ट साइड ऑलवेज पॉजिटिव होता है और राइट साइड जो है ऑलवेज निगेटिव होता है। क्लियर नो। लेफ्ट साइड ऑलवेज निगेटिव और राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्लियर, समझ रहे हैं। लेफ्ट साइड ऑलवेज निगेटिव होता है, राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्लियर। उसी तरह से अगर उत्तल दर्पण की बात करें मेरे दोस्त फ्रेंड, डियर फ्रेंड, उत्तल दर्पण जो है ये उठा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण ऐसे रहता है, ये उठा हुआ रहता है। क्या रहता है, ये उठा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण इधर हो गया, आपको लेफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड ऑलवेज निगेटिव, राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर नो। चलिए अब हम बताते हैं आप लोगों को अवतल दर्पण के बारे में। तो पहले इसको नोट कर लिया जाए। चलिए इसी में और देख लिया जाए। आपको बता दे अवतल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण तो वो समझ गए। आप एक चीज और जान लीजिए, प्रकाश जो है एनी टाइम, प्रकाश एनी टाइम, एनी टाइम जो है लेफ्ट साइड में आता है। लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से आता है, लेफ्ट साइड से आता है। क्लियर नो। एक सेकंड रुकिए। प्रकाश एनी टाइम लेफ्ट साइड से आता है। और एक बात और जान लीजिए, ये जो है हम कलाई करते हैं पर दर्पण को, एक वस्तु जो हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, वस्तु हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, लेफ्ट साइड रखा जाता है, साइड रखा जाता है, रखा जाता है। उसके बाद हम बता दें कलाई जो किया जाता है, दर्पण को जो कलाई किया जाता है, दर्पण कलाई राइट साइड करते हैं, राइट साइड, राइट साइड करते हैं। क्लियर। राइट साइड इसलिए करते हैं क्योंकि रोशनी जो है, रोशनी प्रकाश एनी टाइम लेफ्ट साइड से आता है, इसलिए हम राइट साइड कलाई करते हैं। और अगर हम बात करें, आपको बता दिए लेफ्ट साइड ऑलवेज निगेटिव होता है, राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। राइट, लेफ्ट साइड ऑलवेज
positive, sorry, negative, and right side always negative, always positive. लेफ्ट साइड ऑलवेज नेगेटिव और राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब इधर जो है ऑलवेज नेगेटिव होगा और इधर जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इधर ऑलवेज नेगेटिव और इधर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर नो? चलिए दोस्तों, आज इतने तक रहने देते हैं फिजिक्स में। अब आते हैं करंट अफेयर्स की दुनिया में, फिर आप लोगों को भौकाल मचाएंगे। आपको समझ में गोलीय दर्पण या किसी दर्पण का भाग होता है, जैसे गोलीय दर्पण को काट लेंगे, काटने के बाद एक अवतल और एक उत्तल का निर्माण होगा। अवतल दर्पण जो है वह धंसा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण जो है उठा हुआ रहता है। अवतल दर्पण की लेफ्ट साइड निगेटिव और कोई भी दर्पण हो लेफ्ट साइड ऑलवेज निगेटिव होता है, राइट साइड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और प्रकाश जो है एनी टाइम जो आता है किधर से आता है? प्रकाश एनी टाइम जो लेफ्ट साइड से आता है, इसलिए दाहिना साइड को कलाई किया जाता है। हम जो दर्पण को कलाई करते हैं AgBr से कलाई करते हैं। सिल्वर इसको क्या बोलते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड से हम कलाई करते हैं। और वस्तु जो है हमेशा लेफ्ट साइड से आती है, रखा जाता है, और उसके बाद जो है लेफ्ट साइड ऑलवेज पॉजिटिव, इस दर्पण की कलाई राइट साइड। क्लियर नो? अब समझ गए? और देखते हैं करंट अफेयर्स। अब चलिए करंट अफेयर्स देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन, दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाला तीसरी भारतीय कौन बनी है? गोल्डन वीजा जो पाने वाला, गोल्डन वीजा कहाँ का है? दुबई का। 2014 में दुबई ने 2018 में दुबई ने एक नया नियम लाया जिसमें गोल्डन वीजा को पारित किया। दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाली तीसरी भारतीय कौन बनी है? वह सोनी सिंह, सोनम राज, सोनिया मिर्जा या नन ऑफ दी? तो वह सोनिया मिर्जा बना है। कौन बनी है? सोनिया मिर्जा बनी है, सोनिया मिर्जा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? इजराइल में जो है पहला दूतावास खोलने वाला खाड़ी देश जो है कौन बना है? आपको बता दें कि एक साल पहले 2020 में एक समझौता किया था अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे ट्रंप साहब और यूएई के जो थे राजा, उस दोनों के बीच जो और इजराइल के दोनों के बीच अब्राहम लिंकन एक समझौता हुआ था। उसके अनुरूप जो है वहाँ पे जो है यूएई ने अपना जो है दूतावास खोला है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बैंक वीजा, इसका देख लिया ना, यूएई होगा आंसर। इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना? यूएई बना है। उसके बाद चलते हैं, कौन सा बैंक वीजा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? कौन सा बैंक वीजा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? वीजा क्रेडिट कार्ड जो है आरबीआई खत्म कर दिया था, इसके जगह पे आरबीएल बैंक जो है इन्होंने क्या किया? वीजा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। वीजा क्रेडिट कार्ड आरबीएल बैंक ने किया। अब चलिए दोस्तों नोट कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो ने कौन सा टेस्ट सफलतापूर्वक पूर्ण किया? इसरो जो है अपना इसरो कौन सा टेस्ट सफलतापूर्वक पूर्ण किया? तो वह है विकास इंजन। कौन है? विकास इंजन, या सौर इंजन या PSLV या नॉट। विकास इंजन लॉन्च किया गया। इससे फायदा क्या होगा? चलिए क्या बता रहे थे? इसरो का कौन सा टेस्ट सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया? वह है विकास इंजन। उसके बाद हरियाणा के राज्यपाल कौन बने? हरियाणा के राज्यपाल वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रविशंकर झा ने बंडारू दात्रे को वहाँ के राज्यपाल बनाया गया। हरियाणा के राज्यपाल कौन सा बने हैं? बंडारू दात्रे को गुप्त शपथ कौन दिलाए? रविशंकर झा, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, उन्होंने इसको बंडारू दात्रे को हरियाणा के नए राज्यपाल घोषित किया गया। और चलिए दोस्तों, इसी तरह से आप लोग बने रहे मिशन सरकारी यूट्यूब चैनल के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मजा से पढ़ें। और देखिए दोस्त, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो ना, उसमें जो है 10 मिनट मूवी देखते तो मज़ा नहीं आता, वही आधा घंटा देखते हो तो फुल मज़ा आता है। इसी तरह से आप अगर क्लास 10 मिनट से नहीं, अगर 20 मिनट को क्लास कर लेते हो तो आपको छोड़ने का मन नहीं करेगा। इसलिए मिशन सरकारी के जो भी फैकल्टी है बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट के साथ आते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मन लगा के पढ़ें और शेयर मार्केट में शेयर करें। थैंक्स, टेक केयर, जय हिंद।